जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदलेगी, ये समझेंगे। प्रशांत किशोर क्या तीसरी ताकत बनकर उभर सकते हैं बिहार में अब इस फैसले के बाद, इससे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही चिराग पासवान जो लगातार बोल रहे हैं, बिहार में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो क्या वो नीतीश कुमार को झटका देने वाले हैं। साथ ही संजीव मुखिया जो कि नीट पेपर लीक का आरोपी है, उसको रिमांड पर लिया गया है, तो वो कैसे ये पूरा ऑपरेशन कैसे ये काम करता था, ये आपको समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और रोज की तरह हमारे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो जातिगत जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। कल केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान इस मसले पर हुआ और ये मसला लगातार बिहार की राजनीति में तैर रहा था। जातिगत जनगणना बिहार में हो भी चुकी है जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, और नीतीश कुमार लगातार इस बात का समर्थन कर भी रहे थे और लगातार बोल भी रहे थे कि देखिए हमने जनगणना कराई, अब ये काम केंद्र सरकार भी कराएगी। तो पंकज जी, कैसे बिहार की राजनीति ने देश की राजनीति पे असर डाला है, अब वापस इसका असर बिहार पर क्या हो, क्योंकि सबसे पहले जो टेस्ट कहा जाए इस पूरे फैसले का वो तो बिहार में ही होना है। देखिए, ये सच बात है, बिहार में होना है, बिहार में चुनाव होना है। और कल आपने देखा कि जैसे ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की, उसके बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने किस तरीके से पटाखे चलाए, मिठाइयां बांटी और अपनी पीठ उन्होंने खुद थपथपाया। और उन्होंने एक आरोप भी मढ़ दिया कि 96-97 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी तो उनके पिताजी ने जातीय जनगणना की बात उठाई थी, लेकिन अटल जी की सरकार 2001 में बनी और ये काम रुक गया। ऐसे उन्होंने आधा सच बताया। आधा सच ये भी है कि उनके पिताजी की मदद से 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार चलती रही, फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव इसमें कामयाब क्यों नहीं हुए। बहरहाल, विपक्ष के भीतर ये फीलिंग है कि हमारे जोर, हमारे दबाव की वजह से एनडीए सरकार ऐसा करने के लिए मजबूर हुई है, इसलिए इसका फायदा हमको मिलेगा। हम आपको बता दें, जब हम आज आरजेडी के कुछ नेताओं से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने जोरदार आंदोलन किया था और उसके बाद एक राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील हुई। कांग्रेस ने उस राजनीतिक दबाव में लोकपाल लेकर के कांग्रेस आई, पर कांग्रेस को इसका क्या फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए जातीय जनगणना से अगर हमको फायदा मिलेगा, एनडीए को कोई फायदा नहीं मिलेगा। वहीं जेडीयू भी अपनी पीठ थपथपा रही है। और ये सच बात है कि देश में अगर कोई राज्य सबसे पहले ऐसा करने में कामयाब हुआ है तो वो नीतीश कुमार की सरकार है। ये बात और है कि जब कैबिनेट से पास हुआ था तो नीतीश मुख्यमंत्री थे और कैबिनेट में आरजेडी नहीं थी, कैबिनेट में बीजेपी थी। पर बीजेपी इसको आगे बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन था, सस्पिशन था। बीजेपी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और ऐसा लग रहा था बीजेपी ऐसा करना नहीं चाहती है, और ये विपक्ष का आरोप भी था। लेकिन केरल में जब आरएसएस की मीटिंग हुई और समन्वय बैठक से पहले जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब ये बात कही कि नहीं, समाज के उत्थान के लिए ऐसा किया जाना चाहिए, उससे एक बात समझ में आ गया कि बीजेपी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, अगर उसको दिक्कत नहीं है तो निश्चित तौर पर बीजेपी ऐसा राजनीतिक कदम उठाने से कभी पीछे नहीं देखेगी। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने भी ये बात कही कि बीजेपी जातीय जनगणना की विरोधी नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंस्ड माहौल है, कहा यह जा रहा है कि कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है, और ये इंडिया के तरफ से नहीं, पाकिस्तान के तरफ से ये बात कही जा रही है। लेकिन भारतीयों में गुस्सा तो है, नाराजगी तो है, चरम पर है। 26 लोगों को जिस तरीके से मार दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीयों का गुस्सा उफान पर है। और इस सब के बीच में प्राइम मिनिस्टर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस सब के बीच में ये कैबिनेट से पास करा लेते हैं कि जब मूल जनगणना होगी उसी में जातीय जनगणना भी होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिकल मूव बीजेपी ने क्या सोच करके चला है, इसके कई मायने हैं। क्या ये पूरी राजनीति बदल देगा, ये भी कई तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। और जहां तक सवाल है बिहार का, तो बिहार का चुनाव है। और अब देखिए,
जेडीयू जोर से कह रही है कि नीतीश कुमार ने 94 में ही ये बात उठाई थी, और जेडीयू ये भी कह रही है कि नीतीश ने दिखाया रास्ता, देश ने उसको पकड़ा। मतलब नीतीश के दिखाए हुए रास्ते पे केंद्र सरकार चली। तो ये कास्ट सेंसस का अगर किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए तो जेडीयू को मिलना चाहिए और नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, ऐसा जेडीयू कह रही है। और हम अपने अगले शो में बताने भी जा रहे हैं कि आखिरकार क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, इस क्रेडिट का हकदार कौन है, तो पूरी लड़ाई है, और इसी की पूरी लड़ाई है। तो ये हम बताने जा रहे हैं। और दरअसल इस क्रेडिट की लड़ाई में क्या वाकई बीजेपी प्रेशराइज्ड हुई, या बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्या बीजेपी के लिए ये प्रोडक्टिव होगा या काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं लेकिन अगले शो में। लेकिन ये सच्चाई ये है कि अगर आप देखें कि हर पार्टी क्लेम करती है, राहुल गांधी कहते हैं हमारे दबाव की वजह से हुआ, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को 2023 में पकड़ा और इस तरीके से पकड़ा कि हर चुनाव में ये राग अलापते थे। हद तो तब हो गई थी जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो गए और कहने लगे, उस पर उन्होंने कमेंट दे दिया कि इसमें कितनी महिलाएं शेड्यूल कास्ट की हैं, कितनी महिलाएं ईबीसी की हैं। तो इस तरह के सवाल का मजाक भी उड़ाया गया था कि राहुल गांधी को हो क्या गया है। पर सौरभ, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बिहार का चुनाव है, क्या इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा? अभी सब लोग ईबीसी की बात कर रहे हैं, सब लोग इसकी बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना होगा। जातीय जनगणना तक ही तो नहीं रहेगा। दरअसल जो ये 50% रिजर्वेशन का कैपिंग है उसको हटाया जाएगा, ये तय मान। राहुल गांधी ने इसकी डिमांड भी कर दी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, और जब इसको हटाया जाएगा तो सवाल है क्या, जैसे बिहार ने एग्जीक्यूट कर दिया 75% का रिजर्वेशन, 65% पिछड़ा अति पिछड़ों के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। पर सवाल ये उठता है कि इससे अलग जो 15% की सवर्ण आबादी है उसकी राजनीति कौन करेगा? उसकी राजनीति आप ये देख लीजिए तो पीछे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरीके का बयान कल प्रशांत किशोर का आया है, दरअसल प्रशांत किशोर ने पूरा अटैक किया नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा कि 94 लाख ऐसे लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई करने की बात कही और कहा कि सबको हम 2-2 लाख रुपए देंगे क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। क्या हुआ उस 2 लाख रुपए? कितने लोगों को मिला? 2 रुपए भी नहीं मिले। नीतीश कुमार की इस बात में कितना दम है? क्या नीतीश कुमार जिस डबल इंजन सरकार का हिस्सा है, क्या वो सरकार जो है झुंझुना पकड़ा रहा है उन लोगों को जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, सामाजिक रूप से गरीब हैं, शैक्षणिक रूप से गरीब हैं? क्या उनको नीतीश कुमार ने कुछ पकड़ाया? आप उस तरह की बात क्यों करते हैं जिससे जनता का उत्थान ना हो सके और केवल आप लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं, सपने गढ़ने का, बुनने का काम करते हैं? पर उनका फायदा क्या हो रहा है? क्या कोई बेनिफिशियरी है? किसी के लाइफ में कुछ उत्थान, अपलिफ्टमेंट हुआ है क्या? ये सवाल प्रशांत किशोर कर रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा है जिसको डायरेक्टली कोई राजनीतिक पार्टी हिट करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर आप बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व को देखें तो आप साफ पाएंगे कि पिछड़ा अति पिछड़ा उस पर काबिज है। ऐसे में प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर अगर ये लाइन लेकर के चलते हैं तो क्या सवर्ण उनकी तरफ मूव करेंगे? क्या सवर्ण को ये दिखाई पड़ेगा कि भाई कोई डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात कर रहा है जिसमें जाति पाति से ऊपर उठ करके कोई सोच रहा है, तो क्या वो प्रशांत किशोर हैं? इस तरह की बात सवर्ण सोचने को जरूर मजबूर होगा। वैसे प्रशांत किशोर भी कहते रहे हैं कि भाई संख्या के आधार पर हम टिकट बांटेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ये भी कहते रहे कि हम जाति पाति इस तरीके से नहीं
लाएंगे कि एक जाति का झुंझुना फेंक दिया और लोगों की जिंदगी में कोई उत्थान नहीं हो। और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि लालू प्रसाद को कहा जाता है यादवों के नेता हैं, तो बार बार वो कहते हैं यादवों के नेता हैं तो यादव में से किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति को वो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? वो अपने परिवार के लिए ही इतने बिछे हुए क्यों रहते हैं? अपने परिवार की भलाई क्यों सोचते हैं? तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे हैं, मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक शक्ति के तौर पर तो प्रशांत किशोर उभरेंगे, ऐसा मुझे अब दिखाई पड़ने लगा है। प्रशांत किशोर का ग्राफ शुरू में तेजी से ऊपर जा रहा था, फिर डाउन होता दिखा, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे आने लगे उसमें प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं साइड होते दिख रहे थे। पर मुझे अब दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने विपक्ष के मुद्दे को अपने पाले में कर लिया, उसके बाद ये जो सवर्ण की राजनीति है उसको करने के लिए प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर कदम आगे बढ़ाएंगे। चूंकि नेतृत्व प्रशांत किशोर के पास है तो सवर्ण उन पर भरोसा जता सकते हैं। सवर्ण को लगेगा कि ठीक है, आप ईबीसी ओबीसी जिसको आगे बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन आप मेरिट को भी दरकिनार मत करिए। और हर क्षेत्र में अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे तो किसी भी तरीके से ये देश का भला नहीं होगा, समाज का भला नहीं होगा। इस तरह की बात करने वाले भी लोग हैं। आप देखेंगे, कल मैं टीवी चैनल्स पे भी कई वक्ताओं को देख रहा था जो अमूमन प्रो बीजेपी दिखते हैं, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध किया कि अगर हम इस तरीके से 50% के कैपिंग को तोड़ते हैं तो इसका निश्चित मतलब है कि हम राष्ट्रीय हित को दरकिनार कर रहे हैं और केवल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सवाल यह है कि ओपिनियंस कई हो सकते हैं। कई लोग इसके विरोध में ओपिनियन देते हैं कि समाज का हर तबका आगे नहीं बढ़ेगा तो आखिरकार होगा क्या। कई लोग ये बात भी करते हैं कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, जो 3000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट है, जब उसको पेश किया जाएगा तो उसमें बहुत सारी जातियां ओबीसी ईबीसी से बाहर निकलेंगी और उसमें कुछ जातियों का नाम बिहार में भी आ रहा है। उसमें आप जानिए यादवों का नाम है, कुर्मी का नाम है, कुशवाहा में कई उपजातियां हैं, कुर्मी में कई उपजातियां हैं। तो सवाल यह है कि क्या वो लोग अब जनरल में आ जाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर? क्या उनका सोशल अपलिफ्टमेंट पिछले 30-35 सालों में इस तरीके का हो चुका है कि उनको अब जनरल में डाला जाएगा? तो इस तरह के कई सवाल हैं जो आने वाले दिनों में जनता के सामने आएगा, लोगों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं जिस तरीके से राजनीति को आगे बढ़ता हुआ देख पा रहा हूं बिहार में, उसमें मुझे यह जरूर दिखाई पड़ता है कि अब प्रशांत किशोर भी एक धुरी बनेंगे। बिल्कुल, एक धुरी की बात कर लिए, दूसरी धुरी की बात भी कर लेते हैं। चिराग पासवान जो लगातार ये बात बोलते नजर आ रहे हैं या उनके करीबी ये बात बोलते नजर आ रहे हैं कि बिहार से कितना उनको लगाव है और क्यों नहीं उनको बिहार की राजनीति में उतर जाना चाहिए, क्यों नहीं 2030 का इंतजार किया जाए, इसी चुनाव में मैदान में उतर जाया जाए। तो क्या नीतीश कुमार को चैलेंज है? देखिए, अगर आप आरजेडी की बात करें, आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने यह जरूर कहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी फिर से प्लांट कर रही है दूसरे तरीके से, और चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार को झटका देने बिहार पहुंचेंगे। और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में उनका इंटरेस्ट जग रहा है। जबकि अगर आप जेडीयू को सुनेंगे तो जेडीयू का ये कहना है कि चिराग जिस तरह की बात कर रहे हैं वो सकारात्मक पहलू है, इसलिए चिराग अगर बिहार की राजनीति में उतरते हैं तो इससे एनडीए मजबूत होगा और हम ज्यादा से ज्यादा सीटें ला करके जीतेंगे। देखिए, एक अंतर 2020 और 2025 में बहुत बड़ा है सौरभ, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मेरे पास जानकारी है उस हिसाब से बीजेपी भी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार को अब अनसेटल किया जाए। ऐसा बीजेपी इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि आपको बताएं 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है, और जब राष्ट्रपति के चुनाव में आपके पास कितने लेजिस्लेटर्स हैं, आपके पास कितने विधायक हैं, कितने एमपीज हैं, उनकी काउंटिंग और पर एमपी पर विधायक का जो वोट है वो बड़ा फैक्टर होगा। और चूंकि बीजेपी 240 के आंकड़े तक सिमट गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसलिए बीजेपी चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करें और हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक बिहार विधानसभा पहुंचे। इसलिए 225 की संख्या की बात एनडीए कर रही है।
पर सवाल ये उठता है कि चिराग अचानक बिहार आने की बात क्यों कर रहे हैं? चिराग अचानक ये क्यों कह रहे हैं कि वो अपने पिता से उलट राजनीति करना चाहते हैं? आखिरकार चिराग के दिमाग में चल क्या रहा है? दरअसल चिराग कहते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में कहने को कुछ और होता है और करने को कुछ और होता है, और इसमें समानता अक्सर नहीं होता है। आप कहते हैं मेरा मकसद ये है, पर आपका मकसद सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और कहा जाता है कि एक बड़े अच्छे फिलोसफर ने यह बात कही है कि जब आप अपने इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट से मिला देते हैं, जितना जोरदार तरीके से समागम करा देते हैं, आप उतने ही अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को देश के इंटरेस्ट से मिला दें तो आप देश के नेता हो जाते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को राज्य के इंटरेस्ट से मिला दें तो आप राज्य के नेता हो जाते हैं। आप अपने इंटरेस्ट को जिले के इंटरेस्ट से मिला दें तो आप जिले के नेता हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है, और वो सोच क्या ज्यादा लोगों से अलाइंड है। अगर वो ज्यादा लोगों से अलाइंड है तो वो तय करता है कि आप कितने बड़े नेता होंगे। अब देखिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं बिहार फर्स्ट हमारा विजन रहा है, हमारी पार्टी का विजन है, मैं अपने पिता से उलट राजनीति करना चाहता हूं। दरअसल आप देखिए लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव आरजेडी के स्थापित नेता हो चुके हैं। आप देखिए निशांत की भी चर्चा बड़ी जोरों से चली है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो ये आप देख लीजिए, शकुनी चौधरी बड़े नेता, समाजवादी नेता होते थे, उनके सुपुत्र हैं सम्राट चौधरी, जो कि अभी बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। या नित्यानंद राय हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो भी बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। जहां तक बिहार का जातीय समीकरण है, तो जातीय समीकरण में अगड़ी जाति का नेता लीडर बनेगा, लीडरशिप उसके हाथ में होगा, उसकी संभावना तो दिखाई पड़ती नहीं। ऐसे उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा भी हैं और लगातार कई चुनाव उन्होंने जीता है। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति क्यों करें, जब नीतीश की राजनीति कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव पर है। तो क्या ऐसे में चिराग पासवान कोई अवसर देख रहे हैं? तो उनको ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार 5 साल कंटिन्यू नहीं कर पाए तो मेरी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं दलित के नेता के तौर पर उभर सकता हूं। मेरी जो दलितों की आबादी है वो तकरीबन 21% है, और अगर आप जीतन राम मांझी को देखें तो वो भी 80+ है, और उनके बेटे संतोष सुमन उस तरीके के प्रखर वक्ता या सड़कों पर आंदोलनरत नहीं दिखे हैं जैसा चिराग पासवान की लोकप्रियता है। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं माई फैक्टर पे फोकस कर रहा हूं। अब आरजेडी का माई और चिराग के माई में अंतर है। आरजेडी का माई मुस्लिम यादव है, चिराग कहते हैं कि मेरा महिला और युवा है, और इन दोनों पर फोकस करते हुए चिराग आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या चिराग को लगता है कि बिहार में आके 5 साल मेहनत करना चाहिए, जिससे 2030 में सत्ता उनके हाथ में आ सकती है? और दूसरा, उनको ये लगता है कि अगर 2030 से पहले भी हमारे नसीब में हुआ तो भी हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि हम दलित हैं, और दलित हैं तो इसका फायदा हमको मिलेगा। 21% आबादी है। चिराग के दिमाग में ये भी है कि नीतीश कुमार 2-3% बिरादरी से आते हैं, और तब वो 20 साल तक लगातार इस तरह से मुख्यमंत्री बने रहे, तो मैं, जो कि मेरे पास 7% वोटर्स तो एकदम आधार वोट बैंक है, तो हम क्यों नहीं बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते? ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चिराग को बिहार की तरफ खींच रहा है। अब देखिए चिराग आगे क्या मूव करते हैं, लेकिन बार बार ये कहना कि मेरा इंटरेस्ट बिहार में है, मैं पिता से उलट केंद्र की राजनीति छोड़ मैं बिहार की राजनीति में उतरना चाहता हूं। बिहारियों का जिस तरीके से दोहन, जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन बिहार के बाहर होता है, वो उन्हें कभी रास नहीं आया है, इसलिए वो बिहार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये कहने की बात है, पर दरअसल चिराग बिहार की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और उनको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद वैकेंसी क्रिएट होगी, जिसमें कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। वो तेजस्वी यादव हैं, वो सम्राट चौधरी हैं, वो नित्यानंद राय हैं, वो चिराग पासवान हैं।
तो क्यों नहीं चिराग पासवान भी आगे बढ़े, और अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाते हैं तो निशांत भी उस लाइन में खड़े होंगे। तो चिराग को लगता है कि इन सब में मैं कहीं पीछे क्यों रह जाऊं, मेरी लोकप्रियता भी कम नहीं है, मैं एनटी यादव वोट को भी गोलबंद कर सकता हूं, मैं दलित बिरादरी से आता हूं, इसलिए बिहार में मेरा बेहतर चांस है। और मुझे लगता है यही वजह है कि चिराग बार बार कह रहे हैं कि बिहार मुझे पुकार रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार की राजनीति में मेरा इंटरेस्ट है। बिल्कुल इंटरेस्ट है, ये तो किसी से छुपा नहीं है, पर वो इंटरेस्ट अब कितना ग्राउंड पर नज़र आने वाला है और कितना वो क्या फैसला लेते हैं खासतौर पर ये देखने वाला होगा। और जो एनडीए है वो उनको ऐसा करने के लिए अलाउ करेगा कि नहीं करेगा ये भी देखने वाला होगा। गठबंधन में है तो गठबंधन की तमाम शर्तें और मजबूरियां भी होती हैं। संजीव मुखिया की बात कर लेते हैं। नीट पेपर लीक का आरोपी सीबीआई फिर से एक्टिव हुई है, 7 दिन की रिमांड मांगी है। तो लोग जानना चाहेंगे थोड़ा इनके बारे में, भाई साहब क्या गुणा गणित चलाते थे, कैसे पेपर लीक कराते थे, क्या चल रहा है फिलहाल अभी? देखिए, संजीव मुखिया का कनेक्शन सिर्फ बिहार में ही नहीं था। संजीव मुखिया का कनेक्शन देश के कई राज्यों में था, बड़े बड़े शहरों में था। संजीव मुखिया नालंदा से आते हैं और संजीव मुखिया से जब पूछताछ हुई और जो बातें छन करके बाहर आ रही हैं, उसमें संजीव मुखिया एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। दरअसल किसी भी क्राइम को करने का एक मोटिव होता है जी। और जब इन्वेस्टिगेटर ये पूछता है कि आपने ये क्राइम क्यों किया, इसके पीछे तुम्हारी मंशा क्या थी, तो जब मंशा अपराधी बताता है तो इन्वेस्टिगेटर ये तय करता है कि वाकई वो जो कह रहा है कि इस क्राइम के पीछे उसका मोटिव ये है, तो उसमें दम है क्या, उसमें सच्चाई है क्या। आप संजीव मुखिया की बात सुनेंगे तो संजीव मुखिया कहते हैं, संजीव मुखिया का कहना होता है कि मैं अपनी पत्नी को एमपी और एमएलए बनाना चाहता था। मेरी पत्नी अगर निर्दलीय खड़ा हुई होती तो जीत भी गई होती। संजीव मुखिया को अपनी लोकप्रियता पर इतना भरोसा है। समझिए, संजीव मुखिया के काम में संजीव मुखिया का बेटा जिसका नाम डॉक्टर शिव है वो भी इन्वॉल्व था। संजीव मुखिया पेपर लीक कराता था, उसमें कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व थे। अब लड़कों को जो 40-50 लाख खर्च कर सकता था, वैसे लड़कों को संजीव मुखिया तक कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पहुंचाते थे। अब सोचिए, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आप चलाने वाले हैं अमुक कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप चेयरमैन हैं और आपका काम है कि आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाएंगे। अब आप अपने लड़कों को संजीव मुखिया के पास लेके जाएंगे, एक रकम तय हो जाता था 40 से 50 लाख रुपया। अब 40 से 50 लाख रुपया आपने दिया और आपका लड़का सेलेक्ट हो गया। और जब लड़का सेलेक्ट हुआ तो आपको क्या फायदा होता था? आपको यह फायदा होता था कि आपके कोचिंग का नाम होता था, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे और उसमें बताते थे कि देखिए मेरे कोचिंग का ये लड़का इस मेडिकल एग्जाम में सेलेक्ट हो गया, इस नीट में सेलेक्ट हो गया, उसको ये कॉलेज मिल रहा है। और दरअसल संजीव मुखिया इसी में मास्टर था। कहा यह जाता है कि जहां पेपर पब्लिश होता था और जब पेपर को निकाला जाता था तो उसमें 3 ताले लगाए जाते थे। 2 ताला के बारे में जो एग्जाम कंडक्ट कराता था उसको पता होता था, तीसरे ताले के बारे में पता नहीं होता था। और संजीव मुखिया को तीसरे ताले के बारे में पता होता था और उसी ताले को बखूबी खोल करके वो पेपर निकालता था। और सॉल्वर्स, कई सारे डॉक्टर्स होते थे जो इंटेलिजेंट होते थे, उनसे सॉल्व करा करके और फिर आंसर दे दिया जाता था और आंसर बाकायदा लिख दिया जाता था और वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे और अच्छा रकम संजीव मुखिया भी कमाता था। उसका पूरा रैकेट जो है इसी तरीके से चलता था और कई बच्चों का सिलेक्शन भी होता था। कहा यह जाता है कि कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, कई सारे नेता, कई सारे सफेद पोश लोग इसमें इन्वॉल्व थे। संजीव मुखिया बाकायदा इस काम को बखूबी अंजाम देता था और उसका मकसद जो था वो कहता है कि अपनी बीवी, अपनी पत्नी को वो एमपी और एमएलए बनाना चाहता था। तो आप समझ लीजिए कि जब इस तरह के लोगों की पत्नी अगर संसद पहुंच जाती तो संसद की मर्यादा क्या रहती,
वो पता नहीं कौन पैसे देता और उस पैसे के एवज में वो सवाल पूछती, ये सब तो बात की बात है। पर संजीव मुखिया का पूरा ऑपरेशन इस तरीके से चलता था। ईओडब्ल्यू को सब कुछ पता लग चुका है, संजीव मुखिया सरेंडर हो चुका है, उसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो सब लोग समझ चुके हैं। सवाल ये है कि इस तगड़े नेटवर्क को क्या वाकई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तोड़ पाने में कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बार भी 4 तारीख को परीक्षा है। कई सारे मेहनती छात्र निश्चित तौर पर ये उम्मीद कर रहे होंगे कि इस बार किसी तरीके के नकल का काम नहीं होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा, और कोई पेपर लीक नहीं होगा तो जो छात्र मेधावी हैं, मेहनती हैं, वो सेलेक्ट होंगे। मैं आपको थोड़ा पीछे भी लेके चलता हूं। इसी तरीके से एक और नाम था रंजीत डॉन का। रंजीत डॉन भी चुनाव में उतरा था, और आप हैरान हो जाएंगे कि बिहार के बड़े चर्चित डीजीपी ओझा साहब सिर्फ 5,000 वोट ला पाए थे, और रंजीत डॉन को 80,000 वोट आया था। तो जान लीजिए, रंजीत डॉन कहा जाता था। कई लोगों को उसने डॉक्टर बनाया और इसी तरीके से पेपर लीक करता था, अच्छे स्टूडेंट को उसके पीछे बिठाता था। कई तरह का गिरोह आप कुछ राज्यों के कैपिटल में पाएंगे कि इस तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो एग्जाम होगा वो बड़ा फ्री और फेयर होगा, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन ये जो पूरा नेटवर्क है वो पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पता चल चुका है। बिल्कुल पता चल चुका है। तो ये सब जैसे लोग हैं एक्सपोज होने चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे जो वाकई डिजर्विंग बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और जो पैसा देके जो डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं और तमाम नौकरियां पा ले रहे हैं, वैसे लोग आगे ना बढ़ पाएं। अब देखिए क्या होता है इस पूरे मामले पे। तो आज राग बिहारी में इतना ही। लगातार बिहार के राजनीतिक अपडेट्स हों अब तक हम पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल जातिगत जनगणना एक बड़ा मसला आया है जो कि बिहार की राजनीति मुझे लगता है लगातार गरमाया रहेगा। तो जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक यूँ ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।